wind direction at the given place. Okay, कुछ सजेस्ट टू इसमें टू मेथड का बेसिकली क्या है, यू टेक लिटिल बिट ऑफ सैंड and start dropping it. The way sand starts flowing will tell you the direction. लेकिन सर अगर विंड बहुत धीरे धीरे चल रही होगी तब तक सैंड जाएगा ही नहीं उस साइड। जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा बहुत जरूर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर विंड नहीं चल रही तो बोलो कि विंड चल ही नहीं रही, क्या डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट सर, न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन 18th सेंचुरी तो मेरे, हाँ यही है। दूसरा एक धागा ले लो हल्का सा, उसका ऐसे पकड़ लो, जिधर को फ्लो करेगा वही हवा चल रही है। ओके सर, yes. So my second question is, state two experiences that made you think that air exerts pressure other than those given in the text. टेक्स्ट क्या, कौन सा टेक्स्ट है? Okay, so one you can give that I was standing in front of a fan and I felt the pressure of the air on my face. That is one. Secondly, say I was traveling in the car, I put my hand outside, I could feel the air pushing me from the front. Or I was riding a bicycle, I felt the air pressure on me. Got it? Okay, sir. Next. So my next question is, you want to buy a house. Would you like to buy a house having windows but not ventilators? Explain your answer. Having windows, not ventilators. Sir, question is, you want to buy a house. Would you like to buy a house having windows but no ventilators? Explain your answer. क्या stupid सा question है? I want a house which has got windows also and I want a house which has got ventilators also. Basically ventilator क्या होता है? जैसे ये रूम है ना, रूम की छत है, तो विंडोज तो यहाँ बीच में होती है, वेंटिलेटर ऊपर होते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो आई वुड लाइक टू हैव अ हाउस व्हिच हैज गॉट बोथ विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर का फायदा क्या होता है, जो भी हवा गर्म हवा आती है ना ऊपर निकल जाती है यहाँ से, क्योंकि सिंस द हॉट एयर राइजेस इट विल गो आउट ऑफ द रूम एंड योर रूम विल बी कूलर। और विंडो तो होनी चाहिए, बिना विंडो के क्या करोगे, हवा कहाँ आएगी कहाँ से फिर? ओके Okay, sir. Sir, one last question. Explain why holes are made in hanging banners and hoardings. हाँ जी, जितने भी होर्डिंग होते हैं ना दोस्तों, जितने मदिहा गुड इवनिंग वीर गुड इवनिंग, देखो दोस्तों कभी भी देखना जो बड़े बड़े होर्डिंग रहते हैं ना, हाँ महेंद्र सिंह धोनी का लगा हुआ है, किसका लगा हुआ है, तुम पास जाके देखना कभी भी, उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं। पता क्यों होते हैं? वो दिखते नहीं है होल आप लोगों को, वो पता क्यों होल होते हैं? कि अगर हवा आए तो हवा इसके पार निकल जाए, अगर ये होल नहीं बनाएंगे जाएगा तो हवा इसको गिरा देगी, नीचे गिर जाए बहुत जल्दी। दैट इज द रीजन। अंडरस्टूड दोस्त? यस सर। और सर कल आपने एक चीज एक्सप्लेन नहीं करी थी इस चैप्टर में कि सर जो रोड पे कभी कभी ऐसा होता है कि विंड डायरेक्शन वाले कुछ सब्सटेंस यूज होते हैं, वो आपने कल एक्सप्लेन नहीं किया। न्यूज होता है क्या? न्यूज होते हैं सर आपका मतलब सर कुछ वो होते हैं ना जो विंड की डायरेक्शन बताते हैं रोड पे। कभी रोड पे तो मैंने आज तक नहीं देखे सर। एक मिनट मैं आपको फोटो भेजता हूँ उनकी। तो एनियोमीटर कर ग्रुप में मैंने फोटो भी डाली थी। एनियोमीटर होते हैं जो कि ऐसे घूम के बताते रहते हैं कि एयर चल रही है ना? फोटो खींच के भेज दे मेरे को। ऑल राइट गाइस, या मदिया मुझे पैरामीटर एरिया में डाउट था, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूं? जल्दी भेज दे। ओके सर। हाँ हो गया? ओके चलो भाई ध्यान दो सब लोग, कैमरा ऑन कर लो। मदिया कैमरा ऑन करो। नियति चौधरी कैमरा ऑन। श्रेयांश कहाँ है? श्रेयांश गुड इवनिंग। श्रेयांश सर 2 मिनट चेक करना एक बार कोई इफ देयर समबडी मिसिंग फ्रॉम द क्लास। मदिया भेजा? सर गिव मी 2 मिनट्स, आई एम टर्निंग ऑन माय कैमरा। मैं इसे लॉगिन कर रहा हूं अपने लैपटॉप से आज। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कल भी देखा था। भी आ रहा है 18th पॉलिटिकल चेंजेस इन 18th सेंचुरी का। मेरा भी आ नहीं रहा क्या मतलब? सर मेरा भी आ रहा है ये वाला चैप्टर। सभी का आएगा, और जिसका नहीं भी अभी नहीं आ रहा तो आगे काम आएगा भैया। हिस्ट्री तुम आज किस पढ़ना मत, 7th के बाद शादी थोड़ी करा लोगे। अधिराज नहीं है क्लास में। अधिराज, चलो अधिराज भी आ गया। अधिराज इज आल्सो हियर नाउ। अधिराज गुड इवनिंग। बाकी आप बाकी सब पूरे हो गए भाई?
अच्छा जी, Yes. कह रहा है एडी का वैल्यू निकालो। Find AD in the दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस 3 सेंटीमीटर। ये तो हो गई। नाउ ही सेज फाइंड आउट एडी। ये अच्छा दोस्तों, ये 90 डिग्री है। ओके, इफ दिस, ये तुम्हारे ये 7th का क्वेश्चन नहीं है। कहां से मिला ये क्वेश्चन? सर मैम ने टेस्ट में भेजा था। मैम ने सॉल्यूशन दे दिया केस का, आपको बता दिया सॉल्यूशन कैसे करना है? नो सर, मैंने मैम से बोला था। मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैम से पूछना है कि मैम मेरे को सॉल्यूशन दो इसका। मैं लेकिन बता रहा हूँ। सर मैं बताना भूल गया, मेरे मैथ्स के आरटी में 18 मार्क्स आया। गुड गुड, आउट ऑफ। और सर आज मेरे 20 10 out of 10 मिले। आज ठीक है, का तो हमारा 90% surprise हो test गए। इफ यू वांट आई कैन हैव योर फोटोग्राफ पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। सेंड इट टू मी, सेंड मी योर रिपोर्ट, सेंड ए नाइस फोटोग्राफ इन स्कूल यूनिफॉर्म। ओके गाइस, नाउ प्लीज पे अटेंशन। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो हमें मानना पड़ेगा भाई, इसको x मानना पड़ेगा। ओके, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है जो कि क्लास 9th के हिसाब से होगा, हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूला देखो, मैं हेरोन फॉर्मूला से तो मैं करके हेरोन फॉर्मूला बता नहीं रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं तुम्हारे सामने। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 + 4 + 5/2, so that is to say 12/2 is equal to 6. So area is equal to semi perimeter minus one side, second side and third side. So answer will be 6 into 3 into 2 into 1, 6 into 6 का अंडर रूट। तो एरिया इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन दूसरा मेथड होता है एरिया निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस 5 है, हाइट एडी, सो 5 into AD/2 is equal to 6. So AD is equal to 6 into 2/5. So 6 2 12/5. क्या चल रहा है? मैं ये समझ रहा आएगा हूँ। 2 5 मुझे भी नहीं आ रहा। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा सर हूँ। मेरे को थोड़ा सा ही समझ में सर आया। मुझे मैं पूरा समझ गया। स्टार्टिंग का देखो, स्क्वायर सर रूट हमारे आंसर स्कूल में ऐसे क्वेश्चन होते हैं। मदिया, हमारे टेस्ट में ऐसे ही आंसर आता है। डी है, ऑप्शन डी। एक और तरीका है, वन मोर मेथड इज देयर, सी बट वन मोर, वो मेथड निकलना यही मेथड है, सर लेकिन ये ये मेथड क्लास अभी 9 करवाया है का क्वेश्चन है। शायद से। ठीक है, क्लास 9th का क्वेश्चन है ये। आपने अपनी टीचर से, मैं इसको फोटो खींच के भेजूंगा अभी, आपने अपनी टीचर से पूछना है कि मैम ये क्वेश्चन कराओ। समझ में आया मरिया? टीचर ये काम गलत करती है, वो नहीं करना चाहिए उनको। जो क्वेश्चन क्लास 8 मतलब 9th का तो चलो ठीक है, 8 के ओलंपियाड में शायद आ जाए, शायद, बट ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। अरे सर मैं दो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की क्वेश्चन। तो मदिया, मेरी बात समझ में आ गई? टीचर से पूछना जरूर कि मैम मेरे को एक क्वेश्चन बता दो। सर आप बस मेरा एक क्लास रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का कर दो, कि फिर उसके बाद कंटिन्यू करना चैप्टर प्लीज। बोलो बोलो बोलो। Yes sir. What would happen if all seeds of plant fall under parent plant? इससे मैं कंफ्यूज हो गया। सर ये साफ साफ आंसर आएगा इसका। साफ साफ आंसर, रुद्रांश बता देगा इसका आंसर, मैं गारंटी दे रहा हूँ। रुद्रांश कंफ्यूज बोल, हो गया असल में। क्या होगा? व्हाट विल हैपन, ऑल द सीड्स फॉल एट वन जगह प्लेस। पे ही गिर जाएंगे तो न्यूट्रिशन सबको कम मिलेगा और ग्रो होने के लिए स्पेस भी कम मिलेगी सबको। 3 चीजें कम मिलेंगी उनको। पहली बात, सनलाइट कम मिलेगी, एक के ऊपर दूसरा उग जाएगा, सनलाइट ब्लॉक कर देगा। दूसरा, उनको न्यूट्रिशन कम मिलेंगे सॉइल के। तीसरा, उनको वाटर कम मिलेगा। फोर्थ, उनको स्पेस कम मिलेगा। दे विल नॉट ग्रो वेल। इट इज समथिंग लाइक दिस। एक माँ बाप है, उसके 12 बच्चे हैं। लालू प्रसाद के 13 बच्चे, पता है तुम्हें? पर उसकी बात अलग है। एक माँ बाप के 12 बच्चे, और 12 बच्चे को वो पालेगा कैसे, कितना खाना खिलाएगा, कपड़े कैसे दिलवाएगा, उनको टॉयज कैसे दिलवाएगा, उनको ट्यूशन का कढ़ाई है, तो सब किसी का ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा अनलेस यू आर अंबानी। दैट इज डिफरेंट। तो इसीलिए सारे के सारे प्लांट के एक ही प्लांट के सारे बीज एक जगह गिर जाएंगे तो ग्रो नहीं करेंगे। ओके, इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं। वो डिस्पर्स होते हैं, इसलिए डिस्पर्स, इसलिए उनको विंड से डिस्पर्शन मिलता है, वाटर से डिस्पर्शन मिलता है। गुड रुद्रांश। औरंगजेब, lucky 7, no more lucky 7 for him, he dies now. सर आपकी वीडियो पॉज मुगल, अरे साफ साफ तो चल तो रही है, कुछ पॉज नहीं हुई है। guys now listen to me carefully please. औरंगजेब के टाइम आते आते मुगल सल्तनत
एक्चुअली मुगल सल्तनत तो पहले ही बड़ी थी, लेकिन इसके टाइम पे आता तो बहुत फैल गई, यहां तक फैल गई। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेके यहाँ पे विंध्यास की पहाड़ियां हैं, विंध्यास सर माउंटेन। अफगानिस्तान पहले इतना बड़ा कैप्चर कर लिया था और अब खुद अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर हो ठीक गया। है, और यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा, सतपुड़ा हिल्स। इंडिया दोस्तों के पहाड़ पे है, पता नहीं क्या। दिल्ली की तरफ से साउथ में जाने वाला पहला बंदा था अलाउद्दीन खिलजी। इसने सबसे पहली बार विंध्यास को क्रॉस करा था। उसके बाद बहुत सारे राजाओं ने कोशिश करी, औरंगजेब ने भी कोशिश करी, औरंगजेब का बड़ा मन था, अकबर ने कोशिश करी। औरंगजेब क्या कहता, दिल्ली छोड़ गया, दिल्ली छोड़ के यहां बैठा रहता था इधर। और यहां एक बंदा था जिसका नाम था साहू जी। साहू जी एक छोटा सा एक लीडर था, उसने एक छोटा सा राज्य बना दिया था, और उसके बाद मुगलों ने उन्हें हरा दिया, तो उन्होंने मुगलों की गुलामी स्वीकार कर ली। मुगलों का जो राजा था अब्दाली बीजापुर में, यहाँ पे उसके दरबार में जाकर मंत्री बन के रहने लगे। लेकिन उनकी वाइफ और उनका बेटा उनके साथ नहीं गया। वाइफ का नाम था जीजाबाई, बेटे का नाम था शिवाजी। शिवाजी भोंसले पूरा नाम था। आशा भोंसले है ना जैसे, मराठा तो मराठा राजा था। तो मराठा राजा इसको बहुत परेशान करता था। तो औरंगजेब क्या करता था, सारे टाइम यहीं गुजारता रहता था, और औरंगजेब ने धीरे धीरे करके यहाँ तक का एरिया जीत लिया, यहाँ तक का एरिया उसको मिल गया था। इतना बड़ा जो जो, जो, जो हमारे यहाँ अशोका ने कैप्चर किया था, उतना बड़ा एरिया इसने कैप्चर कर लिया। लेकिन कैप्चर करने का नुकसान क्या हुआ इसको, व्हेन ही वाज गोइंग टू साउथ, साउथ को पता है क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण बोलते हैं। और दक्षिण से दिशा। उर्दू वर्ड बना दक्षिण, दक्षिण। और अंग्रेजों ने दक्षिण को बोलना शुरू कर दिया, उनसे बोला नहीं जाता, उनसे बोला नहीं जाता, दक्षिण, बोलते दक्कन 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 दक्कन, तो डेक्कन बन गया डेक्कन। कभी कभी तो तुम लोग सोचते होगे क्या अजीब सा वर्ड है, कहां से आया। आज मैंने तुम बता दिया कहां से आया वर्ड। साउथ इंडिया को बोलते हैं दक्षिण, दक्षिण को उर्दू बोलते हैं दक्षिण, और अंग्रेजों ने उसको बोल दिया डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन। तो ये पूरा प्लेटो का एरिया। डेक्कन प्लेट्यू। जब औरंगजेब साउथ में आ रहा है तो नुकसान क्या क्या हो रहा है। पहली बात, इसकी जो कोर्ट के अंदर दो ग्रुप थे अलग अलग मंत्रियों के, मिनिस्टर्स के दो ग्रुप हैं, मिनिस्टर्स कई ग्रुप थे वैसे तो, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारे राजपूत मिनिस्टर भी थे, लेकिन टर्की के जो मिनिस्टर का एक ग्रुप था, ईरानी का एक और ग्रुप था। सर ईरानीज और तुरानीज। हाँ, टर्की वालों को तुरानी बोलते थे, तुरानी। और सर अंग्रेज लोग कैसे बोलते थे? अंग्रेज तो अब तक अलग है, अंग्रेज कहानी अलग। अंग्रेज अब तक चुपचाप बैठे हुए, ट्रेडिंग कर रहे हैं, लड़ाई नहीं शुरू करी। तो दोस्तों हुआ क्या, ये दरबार से आ गया, दरबार में पॉलिटिक्स चलती रहती थी। मुगल क्या करते थे, मुगल हमेशा जो भी उनको अच्छे अफसर मिलते थे, जो अच्छे मंत्री मिलते थे, उनको अपने यहाँ जॉब पे रख लेते थे, ठीक है। और जॉब पे रख के उनको मनसब बोलते थे, मनसबदारी। तो ये मिनिस्टर्स जो थे मनसबदारी सिस्टम से रिक्रूट होके आते थे, मनसबदार। सो कोर्ट के अंदर ये पॉलिटिक्स चल रही है पूरी। दूसरा, वॉर के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, वॉर एक्सपेंडिचर। सर इससे रिसोर्सेज खत्म होते हैं। हाँ, रिसोर्स खत्म। तीसरा, हैवी टैक्स बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने सब पे दबा के टैक्स लगा दिया, तो जगह जगह लोग म्यूटनी करने लगे, बगावत करने लगे कि हम नहीं देंगे पैसे, हमारे पास नहीं है पैसे। औरंगजेब के मरने से पहले ही मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो गया था, पहले। ओके। और शिवाजी का तो तुम्हें पता ही है, शिवाजी की 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। तो इसलिए मैं अनुभव को बोलता हूँ, कई बार ग्रेट लीडर से हमें कुछ सीखना चाहिए। अनुभव, जैसी तुम्हारी 13 साल की उम्र हो, बोला मामा 13 साल की उम्र में शिवाजी की शादी हो गई थी, और वो इतने बड़े ग्रेट लीडर थे। अरे 1627 में पैदा हुए, 1640 में शादी हो गई, और 1680 में उनकी डेथ। सर जेल वेल नहीं हो जाएगी सर? तो इमीडिएटली बोलना कि ग्रेटनेस के लिए जल्दी शादी भी कई बार काम कर जाती है। ट्राई कर लेता हूँ मामा एक बार। ओके, सो
डिक्लाइन शुरू सर हो अभी गया। तो शिवाजी 18 एज हो गई है चाइल्ड बदल मैरिज क्राइम है हाँ, शिवाजी ने सर। देखना श्रेयस नहीं क्या नहीं बोल एग्जाम्पल रहा है। देगा ना, वो एग्जाम्पल देगा, शिवाजी का एग्जाम्पल। ओके सो दोस्तों चलो मजाक अलग करें, मजाक छोड़ो। ओके नाउ व्हाट हैपेंस इज नाउ दिस गाय हैज डाइड। अच्छा मुगल राज साम्राज्य कैसे करते थे? मुगल का जो बादशाह बैठता था बीच में दिल्ली दरबार में बैठता था, उसका पिकॉक थ्रोन होता था उसका, जिसको बाद में नादिर शाह लेके जाएगा, उठा के ले जाएगा, कोहिनूर हीरा जड़ा था उसमें, वहां बैठता था राजा। और राजा के गवर्नर होते अलग अलग जगह पे, वो राजा के जो एम्परर के, मुगल एम्परर के वो गवर्नर्स होते थे। उनका काम था अलग अलग एरिया से टैक्स कलेक्ट करना और बादशाह के पास भिजवाना। उनका दूसरा काम था सबके पास आर्मी रखनी थी, थोड़ी थोड़ी आर्मी रखते थे सब लोग, किसी के 10,000 किसी 50,000 ऐसे सोल्जर रहते थे उनके पास। और सर ये हम बताते थे ये लोग। हाँ सर वो हर रिलीजन से थोड़ी थोड़ी आर्मी रखते थे, सिख हाँ, से थोड़ी जैसे सपोज करो किसी अटैक कर दे, वहां से बादशाह अपना मैसेज भेजेगा, मैसेज भेजेगा, ओए इतनी तारीख को वहां पहुंच जाना, 20,000 सैनिक लेके, तुम 25,000 लेके, तुम 30,000 लेके, ताकि बड़ी आर्मी बन जाए और हमसे बदला। ठीक है, दूसरा काम। तो ये जो जितने गवर्नर थे ना, जैसे ही मुगल सल्तनत वीक होनी शुरू हुई, इनके पर निकल आए। मैं बोलते चींटी के पर निकल आए, इनके भैया पर निकल आए। कब से पर निकलने लग गए सर फिर ये अपनी अपनी जगह पे चींटी के पर निकल करने आए, लगे। चींटी के पर निकल आए। ठीक है दोस्तों, मजेदार बात यह है कि मुगल सल्तनत जो शुरू हुई थी वो 1526 में शुरू हुई थी बाबर से, और 1707 में ये औरंगजेब मर गया। अब देखो ऑलमोस्ट 200 ईयर्स है, लेकिन राजा कितने बने? बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, यानी 6 किंग ने 200 साल राज किया। और 1707 से लेके 1857 जब औरंगजेब को मारने का हुक्म दे दिया, मतलब देश से निकाल दिया, खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, दिस 150 years. So this is 200 years almost. How many kings? 6 kings. This is only 150 years. And how many kings after that? 18 kings. ये सब के सब वीक थे, कमजोर थे। एक टाइम पे जो दिल्ली की सल्तनत पूरे एरिया में फैली हुई थी ये पूरी, अब ये रह गई बस दिल्ली के लाल किले तक, थोड़ा सा एरिया बचा मुगलों के पास, बिल्कुल इतना सा, एक शहर भी नहीं बचा, एक शहर में, ओए चुप कर, शहर भी नहीं बचा यार, थोड़ा सा एरिया बचा बस। ओके, तो हुआ क्या? व्हाट हैपेंड टू सच अ ग्रेट एम्पायर? आई टेल यू व्हाट हैपेंड। द एम्पायर, जिसमें मैंने बोला चींटी के पर निकलने शुरू हो गए, सब ने अपने अपने पर निकाल दिए। जैसे औरंगजेब मरा, उसके बाद जलंधर शाह, औरंगजेब का बेटा था, उसका नाम था बहादुर शाह जफर 1, जिसको अंग्रेजों ने मारा था वो बहादुर शाह जफर 2 था। तो ये जो पहला किंग बना बहादुर शाह 1, और जो लास्ट किंग था वो था बहादुर शाह 2। बाद में बीच में 18 किंग आए। ओके, अब दोस्तों हुआ क्या, चींटियों के पर निकल आए तो सारी चींटियां उड़ने लगी। ठीक, तो कौन कौन सी चींटी थी सर? फिर उन्होंने अपने उसमें रूल करने लगे जो उनके सब पास देखो, था। अब मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ कौन 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 आ गया। इधर पंजाब में सिख आ गए, सिख मजबूत हो गए काफी। ठीक, हालांकि 1707 में औरंगजेब बना था, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो गई थी। लेकिन सिखों ने बहुत, अभी पढ़ेंगे, इस में पढ़ेंगे, बनता बहादुर। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसी गुरु को बोला, सर खालसा, हाँ नहीं खालसा नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने बोला अब कोई गुरु नहीं बनेगा, जितने बनने थे बन चुके, मैं लास्ट गुरु, मेरे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा। तो लोगों ने पूछा कि सर ये जो आपने खालसा पंथ बनाया है, 1699 में बनाया था, 1699 बनाया था, तो बोला खालसा पंथ आपने बना दिया, इसको आगे कौन चलाएगा? लीडर तो कोई होगा, कोई तो हो। तो एक लड़का था, उसका नाम था लक्ष्मण, उसका एक लड़का था, उसका नाम था लक्ष्मण राम, कश्मीर में पैदा हुआ था, उरी के पास एक जगह पर। लेकिन बचपन से ही बहुत ज्यादा शिकारी था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत वायलेंट था। तो बचपन में उसने शिकार से एक हिरनी को शिकार से वो मारा, तीर मारा, और हिरनी को जब तीर लगा तो उसके पेट में बच्चा था। और ये मेरी साइड से नेटवर्क इशू हो रहा है कि सर की भी वीडियो ब्लर आ रही है बीच में? मर गई। और उसका दर्द देख के ना लक्ष्मण राम ने कहा कि मैं बस अभी मेरे से जितनी गलतियां हो गई,
संत बन गया। वो पूरे देश में घूमता रहा। महाराष्ट्र में एक जगह है, एक जगह बहुत बड़ा गुरुद्वारा, वहां जाके रह रहा। गुरु गोविंद सिंह वहां पे गए हुए थे एक टूर पे। गुरु गोविंद सिंह ने इस बंदे को देखा, गुरु ने इतने इंप्रेस हो गए इस बंदे से, उसका नाम लिखा। इतना इंपॉर्टेंट था वो बंदा, उसका नाम था बंदा सिंह बहादुर। सर तो हाँ, जब 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 तो यार तो थोड़ा चुप हो जा, बीच में अनुभव बोलने दे मेरे को यार। तो जब गुरु गोविंद सिंह मर रहे थे तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और बंता सिंह बहादुर को 2-4 लोगों के साथ बोला कि आप पंजाब जाओ और ये मेरा लेटर दिखाओ। बंता सिंह बहादुर वहां पहुंचा। लेटर के अंदर लिखा हुआ था, ये जो बंदा लेटर लेके आया है ये मेरा उत्तराधिकारी है, ये आप लोगों को लीड करो। बंता सिंह बहादुर बैंड बजा दिया मुगलों का। उसके बाद पूरा सिख का साम्राज्य स्थापित कर दिया। सिख कॉइन चलाए गुरु गोविंद सिंह के नाम के, गुरु नानक के नाम के, बहुत बड़ा काम किया उसने। हालांकि 1718 में उसको फांसी चढ़ा दिया था। एक राजा था, ये मुगल राजा था, पकड़ लिया था उसको, बट बंता सिंह बहादुर। तो भैया पंजाब में कौन आ गया? सिख आ गए। राजस्थान में कौन आ गए? राजपूत। जितने राजपूत वो थे उन्होंने बोला हम तो इंडिपेंडेंट है, हम नहीं सुनते तुम्हारी। दिल्ली के नीचे एक एरिया है जिसको बोलते हैं हरियाणा। हरियाणा में राजा आ गया जाटों का, जाट। जाटों का राजा कौन था? सूरजमल। यस सर। बहुत बड़ा राजा था इनका, जिसने कि महल वहल बनाए। ठीक है, सूरजमल, ये हो गए जाट। ओके, उसके बाद ये जो ईस्टर्न का एरिया है, यहाँ एक अवध साम्राज्य बना। अवध पता किस वर्ड से आता है सर? लखनऊ से थोड़ा सा नीचे है। हाँ, इसको मैप वर्क में अगर करें तो। अवध को AUAD भी लिखा जाता है, AWAD भी लिखा जाता है, लेकिन अवध पता है किस वर्ड से बना है? आवाज। अयोध्या। अयोध्या से बना। अयोध्या को वहां की भाषा में अवध बोलते हैं, अवधी भाषा। सर जो अयोध्या। इसलिए सर और ये जो ये एरिया पता कौन सा था? भगवान राम का जन्म हुआ था अयोध्या। इस एरिया में जो है सदत खान ने अपना बोला। सदत खान ने बोला यहाँ का राज्य मैं संभालूंगा। अच्छा देखो, सिखों ने तो बोला भाड़ में जाए मुगल, हम नहीं सुनते मुगलों की। तो 3 राजा ऐसे थे जिन्होंने कहा भाई हम राजा बन गए अपने खुद के, लेकिन हम फिर भी सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे मुगल साम्राज्य को, थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट हम देते रहेंगे। उनमें एक था अवधी। दूसरा कौन था? दूसरा था आपका ये हैदराबाद में था निजाम ने अपना राज्य बना लिया। ठीक है, और तीसरा कौन था? 3 थे ये लोग। 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हम जो है अभी हम अपने राजा खुद के हम ही। ओके, ठीक है। तो देखो अभी कैसे देश अलग अलग भागों में बंट रहा है, और इसी वजह से अंग्रेजों को मौका मिल गया। अंग्रेजों ने हमारे देश का बैंड बजा दिया। अगर मुगल पावरफुल होते तो अंग्रेज कभी आ नहीं पाते यहाँ पे। और सर जो वो थे अंग्रेज, उन्होंने यूनिटी नहीं बनने दी हम सब में। हाँ, एक दूसरे से लड़ने लगे और बदले के चक्कर में मारे गए। उसका भी बहुत बढ़िया एग्जांपल बताऊंगा मैं भी आपको। उन्होंने इन दोनों 2 राजाओं के बीच में लड़ाई करा। अनुभव बोल। यस सर। सर जब औरंगजेब ने इतना बड़ा हिस्सा इंडिया का ले लिया, कब्जा कर लिया था, तो उसके सैनिकों की कमी नहीं पड़ी क्या? नहीं बेटा, तू सप्लाई कर ही रहा था उसको, सैनिक कहाँ से कमी पड़ती? मैं थोड़ी ना कर रहा था। क्या ये क्या क्वेश्चन हुआ यार? सैनिकों की कमी नहीं पड़ी क्योंकि वो दिल्ली में सैनिक मिल जाएंगे उसको खूब। ओके, और तीसरा दोस्तों था बंगाल का जो वो था। बंगाल के अंदर एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण था, वो बहुत तगड़ा वॉरियर था। तो औरंगजेब को वो पसंद आ गया था। औरंगजेब ने उसको बोला तो इस्लाम कबूल कर ले और तो मैं तेरे को यहाँ का गवर्नर बना दूं, डिप्टी गवर्नर बना दिया था उसको। उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। इसी का आगे जाके इसी डायनेस्टी में बाद में सिराजुद्दौला होगा, जिसको अंग्रेज हराएंगे 1857 में बैटल प्लासी में। ओके, तो देखो सिख इधर है, राजपूत इधर बैठे हुए हैं, जाट इधर बैठे हुए हैं। 3 ये लोग हैं। 3 लोग जो है जो बोलते कि हम मुगलों की मानेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। और इधर मैसूर के अंदर एक था जिसका नाम था हैदर अली भी गवर्नर था मुगलों का। मैसूर में उसने राज्य संभाल लिया। बाद में इसका बेटा हुआ था टीपू सुल्तान।
और इधर शिवा मराठा राज। तो पूरा देश जो है बट गया। तो क्यों बोल रहे हैं 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, क्योंकि ये 18th सेंचुरी तो चल पड़ी, 1700 से 18th सेंचुरी शुरू हो जाती है। तो 1700 से लेके 1701 से लेके 1701 से लेके 1800 तक का जो टाइम है उसको हम 18th सेंचुरी बोलते हैं, 18th सेंचुरी। ठीक है, माही समझ में आ रहा है यहाँ तक? माही यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो ये नई नई पॉलिटिकल फॉर्मेशन, ये सारी पॉलिटिकल फॉर्मेशन बन गई, अलग अलग सरकारें बन गई, अलग अलग राजा आ गए, इतने सारे राजा आ गए। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले। ओके, तो ये बेसिक नहीं बताया होगा आपके टीचर ने, रुद्रांश ऐसे नहीं समझाया होगा आपको? यस सर, ऐसे नहीं समझाया हमें, है ना? अभी सर आप एक स्लाइड में डेट और नाम बता दिया बस। आपको अभी ओरिएंटेशन आ गई। अब तुम देखना सारा चैप्टर तुम्हें फटाफट से समझना, और मैं सारी बातें बताता जाऊंगा साथ साथ में, जो जितनी मजेदार बातें हैं। अच्छा, तुम किसी ने मेरे को अभी जिक्र किया कि सर उनको हमें अकेले नहीं होने दिया, हमें इकट्ठा नहीं होने दिया। देखो, यहाँ अंग्रेजों का राज था इस एरिया में, यहाँ पे धीरे धीरे अंग्रेज बढ़ने लगे थे। यहाँ पे बंगाल में हो गया, इस एरिया में हो गया। हैदर अली बहुत परेशान करता था। हैदर अली ने फ्रांस वालों से हाथ मिला लिया, और अंग्रेजों को दुश्मन थे फ्रांसीसी, तो उनके, तो इस बंदे ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने मराठा को बोला, देखो मराठा को बोला, ब्रिटिशर्स ने अपने साथ मिला लिया, मराठा को मिला लिया, और साथ में निजाम था हैदराबाद का, इसको मिला लिया, और अटैक कर दिया किसके ऊपर, हैदर अली के ऊपर। और इनको बोला हमारा 20 इयर्स का एग्रीमेंट है, हम कोई भी तुम पे अटैक करेगा हम तुम्हें सब बचाएंगे, हम बचाएंगे। हैदर अली को हरा दिया, और हैदर अली को हराते ही ब्रिटिशर्स ने मराठाओं पे खुद अटैक कर दिया। ब्रिटिशर्स बहुत तेज थे अपने वादे तोड़ने में, एक सेकंड नहीं लगाते थे प्रॉमिस को ब्रेक करने में। तो ये अलग अलग लोगों को लड़ा के हिंदुस्तानी वापस लड़ाने का बहुत बड़ा, यूनिटी तोड़ देते थे बिल्कुल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मराठाओं को भी ऐसे परेशान किया। मराठाओं का था एक राजा था, वो उसको गद्दी नहीं मिली, भाई को, राजा के बेटे को गद्दी मिल गई, राजा का जो भाई था उसे नहीं मिली। वो भाई पहुंच गया अंग्रेजों के पास कि भैया मेरे को गद्दी दिलवा दो। तो बोला हाँ तो गद्दी दिलवा देंगे, तो हमारी मदद कर, और हम जैसे हमको कैप्चर करेंगे तेरे को दे देंगे। बाद में उसको साले को कुछ दिया भी नहीं। कैसे करते थे? उन्हें ये नहीं समझ आती थी कि अगर वो रश कर रहे हैं तो तुम्हें क्यों मिलेगा वो। तो वही ओके, राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग पार्ट एंड क्विकली। आई थिंक वी गॉट द अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई अभी। अब चैप्टर फटाफट समझ में आएगा अच्छे से। सर मैम ने तो हमें एक स्लाइड में डेट और नाम लिख के, बस डैश करके नाम लिख के बता दिया बस। अरे बेटा, इसीलिए तो सीसीएल को स्टार्ट किया मैंने। मैं पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ। आई वांट कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको मजा आए पढ़ने में, एंजॉय आए, और साथ में वो भी आए क्या क्या, मतलब तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि यार पढ़ाई वर्थवाइल है। मैं जो पढ़ाई नहीं, ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है, क्या करेगा पढ़ाई करके पापा, क्या होगा। अरे नॉलेज बढ़ती है तो बंदा कॉन्फिडेंट बनता है। ओके, ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 10th। ओके 10th। एक मिनट गाइस, सर चैप्टर नंबर 9 है ये। सर चैप्टर नंबर 9 है, 9। वीडियो ओए सिद्धार्थ, तू क्या बीच में करने लगता है? ओके दोस्तों, सर 10 है। अच्छा हाँ 10 है, मुझे पता है। अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें समझा दीजिए, मैं तुम लोगों को, देखो क्योंकि देखो एक बात बताओ मुझे, तुम लोग एक बात बताओ, अगर एक आप लेट्स से किंग हो, ठीक है, अपना श्रेयस मनोज, आप एक किंग हो, तो आप नहीं चाहोगे आपके चारों तरफ जो मिनिस्टर्स हो समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, अच्छे लॉयल हो? यस और नो? सर हाँ सर चाहेंगे सर, क्यों नहीं चाहेंगे सर, अगर इंटेलिजेंट हो तो आप ये भी चाहोगे कि आपके जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी में जो ऑफिसर्स हैं वो अच्छे हों, ब्रेव हों, सक्सेस अचीव करने वाले हों? यस और नो? हाँ सर वो और हार्ड भी होता कि टॉर्चर के बाद भी कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे सके। हाँ तो दोस्तों एक्चुअली ये काम शुरू किया था अकबर ने अराउंड ईयर 1570 में ये काम शुरू किया था। इसको बोलते हैं मनसबदारी। मैंने अभी बताया था आपको, मनसब एक रैंक है, मनसब एक रैंक है, और जो रैंक होता है उसको जात बोलते हैं। ओके, जाट नहीं है ये, जात है। मनसबदार एक ऑफिस संभालता है, मनसबदार एक ऑफिस का रैंक है, ऑफिस। सर जात मतलब कास्ट नहीं, जाति कास्ट वाला नहीं, जाट मतलब उसकी स्टेटस,
अच्छा जात यहाँ पे स्टेटस का मतलब है। तो इनके जो टोटल थे ना, टोटल मिला के 66 लेवल थे, 66 लेवल थे इसमें। तो जात जो है 10 जात से लेके 10,000 जात तक हो सकती थी, पॉसिबल थी। लेकिन सबसे ऊंची जात जो 8,000 पे जो प्रिंस होते थे उनको मिलती थी, प्रिंस को, राजा का बिल्कुल रॉयल फैमिली, किंग का ब्रदर वगैरह, उनको मिलती थी। इसका मतलब है कि आपके अंडर में कितने सैनिक है, आप कितने सैनिक के ऊपर हो, 10 सैनिक के ऊपर हो या 1,000 के ऊपर हो या 5,000 के ऊपर बॉस हो, कितने लोगों का कमांडर हो आप, ये पता चलता था। ठीक है, और इसके अंदर इसी हिसाब से इनको इनकी सैलरी होती थी, जितनी ज्यादा जात होगी उतनी सैलरी होगी। सर वो तो अब भी होता है। और उसी हिसाब से इनको लैंड मिलती थी टैक्स के लिए, लैंड फॉर टैक्स कलेक्शन। अब ऐसा नहीं होता था कि राजा जिसको जहां का, जैसे बहुत सारे, जैसे राजा मानसिंह थे, बहुत हाई लेवल के वो मंत्री थे अकबर के। इनफैक्ट अकबर की इनकी मानसिंह की सिस्टर से शादी हुई थी अकबर की, और जो शाहजहां जहांगीर पैदा हुआ था वो एक हिंदू रानी से पैदा हुआ था, मानसिंह की सिस्टर से पैदा हुआ था। तो उनको बहुत अच्छी जात थी उसकी। ठीक है, तो जात का मतलब उसको उस लेवल का होता। इनको फिर लैंड दे देते थे, अकबर ने बोला वहां का पूरा जो जमींदारी है आपको मिलेगी, आप वहां से टैक्स वसूल करोगे, उसमें कुछ हिस्सा आपका होगा, कुछ आप मेरे को लाके दोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से उनको बढ़ता है। अब जरूरी नहीं कि जहां का टैक्स वो कलेक्ट करा वहां रहे, जैसे मानसिंह दिल्ली में रहते थे, लेकिन उनके बंदे वहां जाकर कलेक्ट करके लेके आते थे उनके एरिया से टैक्स, इस तरह से काम चलता। ऑलराइट, और रॉयल फैमिली का जैसे मैं बता रहा हूँ कि चीफटेन वगैरह को मिलते। ठीक है, बस आई थिंक वी आर नाउ रेडी फॉर। अच्छा दोस्तों, एक और ध्यान रखना, एक तो होगी जात, होगी नंबर ऑफ ट्रूप्स। जात मतलब स्टेटस, नंबर ऑफ ट्रूप, कितने ट्रूप्स वो बंदा रख रहा है अपने नीचे। और एक वर्ड तुम्हारे सामने आएगा, इसका नाम है सवार। कोई बता सकते हो सवार किसको बोलते हैं? सवारी, सवारी क्या होता है सवारी? घुड़सवार सर, सवारी सवार होता है हॉर्स राइडर, सोल्जर। एक जो सोल्जर हॉर्स पे बैठ के अटैक करता है उसको बोलते हैं सवार। तो मुगलों के पास सेना जो थी 3 तरह की थी। एक तो इनके पास तोप वाली पार्टी थी, एक इनके पास थी पैदल सेना जो कि हाथ में वो स्वॉर्ड और वो लेके चलती थी, और एक घोड़े वाली सेना थी इनके पास। चलो भाई, अब हम रेडी, वी आर रेडी टू start the chapter. Yes, okay, I am starting now today from one side, and let me see, should I go from top to bottom or bottom to top? All right, all right, चलो अधिराज अलावत प्लीज स्टार्ट। गाइस सब लोग कैमरे ऑन कर लो अपने अपने। या सर कल आपने ऊपर से स्टार्ट किया था। अधिराज, कोई बात नहीं, देखो मैंने लिख दिया, ये पूरा देख लो। अकबर ने मनसबदारी शुरू करी, मनसब रैंक को बोलते हैं, मनसबदारी एक ऑफिस होता है, इसको रैंक के हिसाब से पेमेंट मिलता है। सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही। क्या सर कि आज के नोट्स हम कैसे बनाएंगे, आपने इतना सारा बोर्ड भर दिया। कोई बात नहीं, बना लेना, उसको अलग अलग करके बना लेना। ओके, अच्छा, जैसे मनसबदार को क्या क्या स्टेटस मिलेगा, मेंटेनेंस, कितनी ट्रूप मेंटेन करेगी, कितनी सैलरी होगी, ये सब मैंने समझा दिया। चलो, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th century, यस गो अहेड। During the first half of the 18th century, the boundaries of the Mughal Empire were reshaped by the emergence of a number of independent kingdoms. सिख भी आ गए, मराठा भी आ गए, जाट भी आ गए। हाँ, By 1765, another power, the British, had successfully grabbed major chunks of territory in eastern India. Political conditions in 18th century India changed quite dramatically, and within relatively a short span of time. New political groups emerged in the subcontinent during the first half of the 18th century, roughly from 1707, when Aurangzeb died, till the Third Battle of Panipat in 1761. ओके दोस्तों, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बनती है इस लेवल पे आके। अब हम देखते हैं कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं इस वक्त, जब ये सब कहानी चल रही है, अंग्रेज क्या कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं तुम्हें बताया था, करीब 100 ईयर्स तक पोर्चुगीज जो है इंडिया के साथ ट्रेड करते रहे। अंग्रेजों को बिल्कुल खबर नहीं थी इसकी, पोर्चुगीज खूब दबा के पैसा बना रहे थे। अभी मैं गया था ना गोवा, वहां पे हम एक जगह गए, इसका नाम था स्पाइस गार्डन। वहां पे हमने देखा किस तरह से ब्लैक पेपर उगाई जाती है, किस तरह से क्लोव, नटमेग, अलग अलग तरह के जो सिनेमन वगैरह उगाए जाते हैं। और किस लिए साउथ इंडिया इतना फेमस था? स्पाइसेस के लिए। तो पुर्तगाल वाले आते थे,
भर के लेके जाते थे, खूब दबा के पैसे बनाए थे। ऐसा कहते हैं कि पोर्चुगीज का कोई भी बंदा अगर 3 ट्रिप मार लेता था इंडिया की, जिंदगी भर के लिए उसको पैसे की कमी नहीं पड़ती थी, इतना प्रॉफिट था वो। तो एक दिन सी के अंदर एक अंग्रेज बंदे ने पोर्चुगीज को अटैक कर दिया शिप, और उसको कैप्चर कर लिया। उसको एक मैप मिला, उस मैप में रास्ता था कैसे पोर्चुगीज से इंडिया तक का रास्ता, उसमें लिस्ट थी बहुत सारी, उसमें स्पाइसेस थे। उसको दिमाग के उड़ गए, कहते हाँ हमें पता ही नहीं है 100 ईयर्स से साले पैसे कमाए जा रहे हैं। वो फटाफट गया लंदन, वहां पे उसने अपने दोस्तों को बुलाया, सबको इकट्ठा किया, भाई सुनो वहां पे तो बड़ा पैसा पीट रहे हैं लोग पोर्चुगीज। तो एक ब्रिटिश मर्केंटाइल एडवेंचर करके कंपनी बनी, वही कंपनी बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। तो अब तक क्या हो रहा है, 17 अंग्रेज आगे थे इंडिया में, 1609 में ये अपना हॉकिंस की सिटी बजी, मजेदार खाना है तैयार। तो एक हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस नाम का बंदा था जो कि जहांगीर के दरबार में आ गया था, और वहां से उसने परमिशन ले ली थी। 1612 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगा ली थी अपनी सूरत में। फिर लड़ाई हुई इनकी, दे हैड व्हाट वॉर विद पोर्चुगीज, और उसके बाद धीरे धीरे इनकी सक्सेस बढ़नी शुरू हो गई। ओके, नाउ वी कमिंग टू 1707। औरंगजेब मर गया। अंग्रेजों को पता नहीं है कि मुगल साम्राज्य अभी वीक हो चुका है। अंग्रेजों की असली आंख कब खुली, जब 1739 में एक बंदा था, इसका नाम था नादिर शाह। मैंने आई क्यों बड़ा बनाया, क्योंकि वो ईरान से आया था। नादिर शाह के उस वक्त यहाँ पे एक राजा कौन था, मेरे को ध्यान है, कोई छोटा मोटा कोई था मुगल का। नादिर शाह के सर उसका सरनेम शाह था पर वो मुगल था, ऐसा कैसे? हाँ, शाह आलम नहीं, मुगल थोड़ी, नादिर शाह मुगल थोड़ी है, ये तो ईरानियन है, ईरान से आया है। मुगलों को तो लूटेगा, मुगलों को लूटेगा भी, ईरानियन है, ईरानियन। तो जब ये भाई दिल्ली में आया, दिल्ली में लड़ाई उड़ी करके आ गए इसके सैनिक, इन्हें भी अपना कैंप लगा लिया। कैंप लगते थे इनके पहले, तंबू लगते थे बड़े बड़े। तो इसके सैनिक, जब ईरानियन सैनिक दिल्ली में गए सामान खरीदने, खाना पीना खरीदने गए, दिल्ली के व्यापारियों ने रेट बढ़ा दी बहुत ज्यादा, और रेट बढ़ा दिए तो वहां पे इनकी तू मैं वो आपस में, और इस चक्कर में मेरे 8 या 9 सोल्जर्स दिल्ली के उन्होंने मार दिए नादिर शाह के। नादिर शाह को खबर पहुंची, नादिर शाह ने कहा कि दिल्ली में एक भी बंदा जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगले 3 दिन तक हजारों लोगों को खत्म कर दिया गया। और मुगल जो बादशाह था उसके पास तो कुछ था ही नहीं, ताकत ही नहीं बिल्कुल भी। तो उसने अपने मंत्री को भेजा, उसका मंत्री नादिर शाह के तंबू में गया और अपनी पगड़ी रख दी नीचे उसके पैरों में, कह रहे आप जो कहोगे हम वो करेंगे, आप ये कत्लेआम रुकवा दो। नादिर शाह ने कहा, देखो मजेदार बात है, जो कमाई मुगलों ने 1526 से लेके 1739 ऑलमोस्ट 200 ईयर्स में कमाया था, ये बंदा 3 दिन में लेके चला गया उसको। उसने बोला 100 करोड़ रुपए चाहिए मेरे को, एग्जैक्ट क्वांटिटी 100 करोड़ रुपया, मुझे नहीं पता कहां से लाओगे, तुम्हें टोटल 3 दिन का टाइम मिलता 100 करोड़। उसने कहा 100 को बहुत ज्यादा, ये सब कहा उसने, बोला मुझे नहीं पता, मैं सबको मार दूंगा। तो वो जो मंत्री गया, उसने राजा को बताया अपना। तो सर वो लोग उसे क्यों नहीं मार रहे थे? किसको? नादिर शाह जो करवा रहा था। तो जीत गया था ना, नादिर शाह तो हरा के आया था ना वहां पे, जब बाहर लड़ाइयां हुई, नादिर शाह जीत गया, उसके बाद उसने सिटी में एंटर किया, तब तो सैनिक तो सब हो गए थे ना, जब सरेंडर कर चुके थे, खत्म हो गए। ओके सर। तो मंत्री ने कहा, तो बोला बादशाह क्या करे, बोला जितना सरकारी खजाना ले लो, बट उतने में वहां ज्यादा था नहीं उनके पास। तो वो गया, उसने सारे के सारे ट्रेडर्स को बोला कि जितना पैसा तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो अगर जिंदा बचना। तो कुछ लोगों ने दे दिया, दिल्ली के ट्रेडर्स ने, और कुछ ने नहीं दिया। जिनको नहीं दिया तो मंत्री ने अपने सोल्जर लेकर आया, अपने ही व्यापारियों को लूट लिया और निकाल लो इनका सब। एंड देन ही वेंट टू नादिर शाह विद 100 करोड़ रुपीस दिया उसको। नादिर शाह ने क्या किया, एक पिकॉक थ्रोन बनवाया था मुगलों ने अपने लिए, बहुत बड़ा थ्रोन था, उसको ले गया। उसमें कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था, उसको भी ले गया। सर कोहिनूर का हीरा करंटली कहाँ है? इंग्लैंड की रानी के मुकुट में लगा हुआ है। तो फिर सर सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा कहते हैं जब वो इधर आया था जीतने के बाद, नादिर शाह, क्वीन एलिजाबेथ
कि कोहिनूर नाम का एक हीरा है यहाँ पे। तो राजा ने क्या किया, बादशाह ने कोहिनूर हीरा उसमें से निकलवा लिया अपने तख्त में से और अपने पगड़ी में छुपा लिया। ऐसे ऐसी हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि एक डांस करने वाली लड़की थी जो मुगल दरबार में डांस करती थी, उसको ये बात पता चली किस तरह से, जब डांस करती हुई पता चल गई होगी, उसने जाके नादिर शाह के बंदों को बताया कि कोहिनूर का हीरा तुम्हें मिलेगा नहीं। बोला क्यों नहीं मिलेगा? बोला कोहिनूर का हीरा पगड़ी में है राजा की, बादशाह की। तो जब मिलेगा, दोनों बादशाह मिलेंगे नादिर शाह, तो नादिर शाह को बोलना कि हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है कि जब एक दो राजा मिलते हैं तो आपस में पगड़ी चेंज करते हैं, तो उसके पास कोई रास्ता बचेगा नहीं, वो आपको पगड़ी दे देगा, पगड़ी के अंदर हीरा। ऐसा कहते हैं, उसने पगड़ी चेंज करी, पगड़ी ली, पगड़ी के अंदर हीरा। तो ये कोहिनूर की कहानी। उसके बाद नादिर शाह ने क्या किया, कैसा कहते 20,000 हाथी 50,000 घोड़ों पे सामान लद के गया था, सोना चांदी हीरे जवाहरात उसके अंदर से। और उसके अलावा उसने 2200 इंडियन वुमेन को भी लेके जा रहा था स्लेव बनाने के लिए। बंदा सिंह बहादुर को ये बात पता चली। बंता सिंह बहादुर ने कहा हमें पैसा नहीं चाहिए, बट हमारी कोई भी औरत यहाँ से जाएगी। बंता सिंह बहादुर के बंदों ने उस पर अटैक किया था और बहुत लोग मर गए थे उसमें उनके, लेकिन वो 2200 जो वुमेन थी उनको बचा लिया था। ये बंता सिंह बहादुर का बड़ा नाम है इसलिए। तो दोस्तों नादिर शाह ने जो 200 तो साल सर में जब वो लड़ रहे थे तो सर जब उन्होंने उन्हें हरा दिया तो सर सारा पैसा क्यों नहीं लिया? नहीं हराया नहीं, देखो हराया नहीं जाता। सपोज करो तो राजा लेके जा रहा सामानों पे और तेरे साथ मेरे कुछ बंदे तूने पकड़ लिए, तो मैं बस बंदों को छुड़ाना चाहता हूँ, मैं उसी जगह अटैक करूंगा जहाँ मेरे बंदे, जैसे छोड़ के भाग जाएंगे, समझा? सर सब अलग अलग जा रहे थे। हाँ पूरा लंबा कार्रवाई होता है ना। ओके सर। जैसे वो औरतें बच गई तो उनको लेके भाग गए, वो वेट करते तो सारे सैनिक उनको मार देते। सर इंडिया कोहिनूर हीरा वापस क्यों नहीं लेगा? बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी, किसी और दिन सुनाऊंगा। उसके बाद वो राजा रणजीत सिंह के पास आया, राजा रणजीत के बाद उनका बेटा, उनका पोता था, उसके पास आया, वहां से वो लंदन में भगा दिया अंग्रेजों ने। अच्छा, आपने बताया था कि कोई राजा था और क्वीन एलिजाबेथ ने कोई गिफ्ट मांगा था, तो क्या हुआ दोस्तों मेरी बात सुनो ध्यान से। अब क्या हो रहा है, अच्छा जब नादिर शाह ने बुरी हालत कर दी मुगलों की, तो ब्रिटिशर्स ने कहा साले हम तो ऐसे ही डर के बैठे थे ब्रिटिशर्स से, इनसे मुगलों से। ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि इनके अंदर कोई दम नहीं बचा है मुगलों के अंदर। अब ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ पैर खिलाने शुरू कर दिए, अटैक करना शुरू किया, तो वहां अटैक करेंगे। और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, जो कि बैटल ऑफ प्लासी जो कि कहाँ होती, बंगाल में। सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी बहुत मशहूर बैटल है। बैटल ऑफ प्लासी प्लास का फूल होता है, इससे होली से रंग बनाया जाता है, वहां फूल प्लास के भरे हुए, इसलिए उसको प्लासी जगह को बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने 1762 में बक्सर की लड़ाई करी, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में 3 लोग थे, सिराजुद्दौला था, शुजाउद्दौला था अवध का, और दिल्ली का बादशाह था शाह आलम। शाह आलम ये लड़ाई हार गए, तीनों हार गए। शाह आलम को इन्होंने पकड़ लिया और उसको बोला सुन, अब ये मुगल एम्परर है शाह आलम, मुगल एम्परर को अंग्रेजों ने बोला भाई ऐसा है, तुम्हारी गद्दी उद्दी तो हम ले लेंगे और तुम्हें हम भेज रहे हैं कानपुर, तुम जाके कानपुर में रहो और वहां तुम्हें थोड़ी बहुत पेंशन दे देंगे, तो गद्दी तुम्हारी ले ली हमने। आलम ने कहा यार माफ करो यार, गलती हो गई, बोलता रहा हूँ, क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहिए दे दो, ले लो। तो शाह आलम ने 26 लाख रुपए पर ईयर की पेंशन पे एग्री किया कि हम बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को देते। बंगाल दीवानी, अब दीवानी क्या होती है कि टैक्स कलेक्शन के राइट्स जो है ब्रिटिशर्स को मिल गए। जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे 1609 से लेके 1757 तक ब्रिटिशर्स इंग्लैंड से सोना मंगाते थे, चांदी मंगाते थे, यहाँ पे सामान खरीदने के लिए, अपने जवानों को, अपने स्टाफ को पेंशन सैलरी देने के लिए, अपने खाने पीने के लिए लंदन से आता था सोना, या फिर जो भी परचेजेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए। जैसे इनको दीवानी, इन्होंने इतनी बुरी तरह से लूटा बंगाल के लोगों को, इसके बाद इन्होंने वहां से पैसे मंगाने बंद ही कर दिए। यहीं से टैक्स कलेक्ट करते थे, यहीं सामान खरीदते थे, उसको वहां बेचते थे, प्रॉफिट कमाते थे, किले बनाते थे, आर्मी बनाते थे। उसके बाद लंदन से गोल्ड आना बंद हो गया। ये सबसे, ये समझ लो जैसे बंगाल की दीवानी मिली इनको, दिस हैपेंड इन 1762। सर बंगाल की दीवानी कौन थी? बंगाल की दीवानी मतलब बंगाल का टैक्स कलेक्शन। और उस वक्त बंगाल खाली वेस्ट बंगाल नहीं था, बांग्लादेश, पूरा नॉर्थ ईस्ट, असम, नागालैंड, फागालैंड सब, उड़ीसा, बिहार, इतना बड़ा बंगाल, बहुत बड़ा एरिया होता है। तो वहां इनको टैक्स कलेक्शन की परमिशन दे दी गई, शाह आलम ने दे दी, और इसके बाद अंग्रेजों का जलवा शुरू हो गया। अच्छा ये तो हो गया यहाँ पे। उसके अलावा
मराठाओं ने 1737 में दिल्ली पे अटैक कर दिया, अरे दिल्ली पे, और दिल्ली को बिल्कुल हिला के रख दिया। उसके बाद नादिर शाह आ गया था, तो मराठा थोड़े पीछे हट गए। उसके बाद एक बंदा और आया 1748 में, उसका नाम था पानीपत पिक्चर, पानीपत। और पानीपत की कौन सी बैटल थी ये बैटल चलती रही उसके बाद, तो इसका नाम था पानीपत मूवी से याद रखो इसको। इसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। दिल्ली के पास जगह है। हाँ, अहमद सर मैथ की एक वो बन गया रूल। सर ये अफगानिस्तान का रूलर था ना? हाँ, अहमद शाह अब्दाली जी, ये आया था अफगानिस्तान से। इसने इंडिया को 5 बार लूटा, और 1748 से लेके 1761 जब पानीपत का थर्ड बैटल हुआ, पानीपत का थर्ड बैटल हुआ जिसमें इसने हराया मराठाओं को, तब तक। उसके बाद फिर ये इसका उसके बाद इसके अटैक खत्म हो गए थे। कहते हैं लड़ाई में जो था किसी को, एक्चुअली तो मराठा हार गए थे, बट अहमद शाह अब्दाली को बहुत नुकसान हो गया था, तो एक्चुअली वो खुश नहीं था अपनी लड़ाई से, लड़ाई में उसको नुकसान बहुत हो गया। तो ये सब कहानी देखो चलती रही इतने साल तक। 90 में मरा है, अराउंड 55 ईयर्स तक ये सब कहानियां चलती रही। अब पढ़ लेते हैं। अधिराज एक बार उसको दोबारा से रिपीट कर देना, जो आपने थोड़ा सा सबको ओके सर, क्योंकि मेरा मेन काम था अभी खत्म हो गया मेरा, अभी बस मेरे को थोड़ा नोट्स में समझाना थोड़ा। बता सर आज 2 घंटे की क्लास है क्या? नहीं, क्यों क्लास टाइम हो गया? 10:30 हो गया? हाँ होने वो सर, ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट। वो एक्चुअली बैकग्राउंड सुनाने में टाइम लगा ना, और कम से कम 15 मिनट तो यस सर, शुक्ला ही खा गया। हाँ नेक्स्ट क्लास खत्म हो गया, दक्षिणी दक्ष में क्या इंटरेस्ट है तुम्हें? So during the first half of the 18th century, the boundaries of the Mughal Empire were reshaped by the emergence of a number of independent kingdoms. By 1765, another power, the British had successfully grabbed major chunks of territory in eastern India. Political conditions in 18th century India changed quite dramatically, and within a relatively short span of time, new political groups emerged in the subcontinent during the first half of the 18th century, roughly from 1707 when Aurangzeb died till the third battle of Panipat in 1761. Okay, Anwar Shukla, go ahead. The crisis of empire and the later Mughals. Later Mughal पता है किसको बोलते हैं? औरंगजेब के बाद के सारे मुगल्स को later Mughal बोलते हैं। Yes sir. The crisis of the empire and the later Mughals. Mughal Empire reaches the height of its success and start facing a variety of crises towards the closing year of the 17th century. Aurangzeb and its successors. Emperor Aurangzeb has depleted Deplete का मतलब कम कर दिया, कमी कर दी। Depleted the military and financial resource of his empire by fighting a long war in a Deccan. Under Aurangzeb's successors, the efficiency of the imperial administration broke down. The later Mughal emperor could not keep a check on their powerful Manchamdars. Nobles appointed the governors, Sabadars, often control the offices of revenue and military administration. दीवानी एंड फौजदारी। देखो दीवानी होता है टैक्स कलेक्शन का काम, और फौजदारी होता है जो मिलिट्री का काम। Yes sir, as well. This gave them extraordinary political, economic and military powers over vast regions of the Mughal Empire. तो हुआ क्या दोस्तों, हुआ क्या? औरंगजेब तो अपना कैंप लेके वहां बैठा हुआ है। अच्छा आजकल तो क्या कर सकते हो, अगर सपोज करो मैं नहीं हूँ, मुझे अपने इंस्टीट्यूट में देखना क्या चल रहा है, सीसीएल में सब ठीक ठाक चल रहा है, क्लासेस वगैरह सब सेट हो रही है, टीचर सब सही है, इंस्टीट्यूट में मैं कैमरा लगा दूंगा, सीसीटीवी मोबाइल पे देखता रहूंगा, आवाज भी आ जाती है आजकल। तो आजकल का जमाना अलग है। पुराने जमाने में राजा बैठा हुआ वहां पे दक्कन में इतनी दूर, उसका साला मैसेज दिल्ली से आने में 3 महीने लगेंगे घोड़े को आते आते, ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो जाता था राजा के लिए कंट्रोल करना। हालांकि राजा के जासूस बीच बीच में आपको बताते रहते कि वहां पे ये कर रहा है, इस वाले सरदार ने ये कर दिया, वो आपकी बुराई कर रहा था, वो आपकी अच्छाई कर रहा था। लीड भी है हेडफोन।
तो कोर्ट के अंदर सर अगर एक इन्फॉर्मेशन अगर मिलती और थी तो वो 3 महीने पुरानी थी। पुरानी पहुंचती थी उसके बाद, तो वहां से फिर वो अपना मैसेज भेजेगा, वो 3 महीने बाद यहाँ आएगा, 6 महीने चले गए। तो अंदर जो दरबार के सर तो मनसबदार इससे थे, अच्छा 3 महीने पहले ही भेज दे। अरे भैया घटना होगी, इंसिडेंट होगी, उसके बाद ही तो मैसेज आएगा। सर तो जादुई या फिर इंसान कोई पहले ही पता इंफॉर्मेशन, लगा ले। वो कोई मशीन थोड़ी ना है कि 3 महीने पहले तो पता होता चल क्या गया। था दोस्तों, तो औरंगजेब को ना, औरंगजेब का कंट्रोल कम हो गया, गवर्नमेंट की जो रूल रेगुलेशन पॉलिसीज है वो थोड़े वीक होने लगे। हर मनसबदार ये देख रहा मेरा किसमें फायदा है, हर गवर्नर देख रहा मेरा किसमें फायदा है, सब अपना अपना गेम चला रहे हैं। ठीक है, अगर यही बंदा दिल्ली में बैठा होता तब तो थोड़ी किसी की हिम्मत होती, औरंगजेब तो बंदे को 2 मिनट में मरवा देता था। तो धीरे धीरे इस वजह से उसका राज्य धीरे धीरे वीक हो गया और मुगलों की ताकत कम होती है। उसके मरने के बाद तो फिर सब कुछ बिखर ही गया एक तरह से। ओके, आज हम यही रुकते, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके चल रहे हैं हम, सिखों के बारे में बताऊंगा, शिवाजी छत्रपति के बारे में बताऊंगा। शादी का तो बता ही दिया मैंने अनुभव है। हाँ, तो और श्रेयस का भी, हाँ, इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स ने कितने टाइम से शादी रचाई। क्लास खत्म हो गई, सर YouTube पे भेज दीजिए, पहले सर आउटरो कर दो, सर आउटरो कर दो यहाँ पे। अधिराज, अनुभव, माही, डाउट्स, मदिहा, नियति। सर जो आपने, सर आपने या फिर मैम ने जो उस दिन का भेजा था वो मेरा और सिद्धार्थ का ही आया था, उसका रिजल्ट कब आएगा? ओके, ठीक है। श्रेयस मनोज, डाउट, सिद्धार्थ चौधरी। सर वो YouTube सर मेरा भी आया था। सर आउटरो कर दो। नो डाउट सर YouTube का आउटरो। बाय। ओके, बाय बाय गाइस, बाय बाय।